हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है मीन लग्न की कुंडली, पाइसेस असेंडेंट की कुंडली का कैसे विवेचना करें, विश्लेषण करें, कैसे उसे हम बताएं, उसका फल कैसे निकालें। तो यहाँ पर एक कुंडली दी हुई है। इसमें जातक का नाम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, एक्सो टाइम, ये सारे हटा दिए गए हैं उस जातक की प्राइवेसी के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये लग्न मीन का मतलब हुआ जन्म के समय में 12वीं राशि, मीन राशि पाइसेस फर्स्ट हाउस में थी। मीन का स्वामी गुरु है, इसलिए लग्न गुरु हुआ। यहाँ पे चंद्रमा जो है मकर राशि में है, अतः चंद्र राशि या जिसे हम राशि कहते हैं वो मकर हुई, जिसका स्वामी शनि होता है। नक्षत्र पद श्रवण वन। तो मकर जो है, मकर राशि के अंदर ही नक्षत्र पड़ता है। 9 पदों से, नक्षत्र के 9 चरणों से एक राशि बनती है। तो चंद्रमा जिस डिग्री पे रहा होगा वो श्रवण वन था, और इसका स्वामी चंद्र है, और चंद्र वहां पे है भी। ये एक अच्छी चीज है। तिथि द्वितीया, कृष्ण पक्ष की द्वितीया। तो इसका मतलब चंद्रमा पूर्ण था। तो यहाँ चंद्रमा पापी नहीं है, शुभ है। हिंदू दिन सोमवार है, तो वो चंद्रमा का ही दिन है, और भी अच्छा। लेकिन एक चीज यहाँ प्रॉब्लम कर रही है, वो है योग विषकुंभ। कहते हैं लोग कि योग विषकुंभ बहुत हानिकारक होता है। सच में हानिकारक होता भी है, कुछ केस में फायदे का भी होता है। कुछ इसके गुण बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बहुत हानिकारक। करण तैतिल है भी ठीक। तो यहाँ पे आप लग्न कुंडली को देख सकते हैं, और नवमांस कुंडली भी दी हुई है। इन दोनों कुंडली में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों का लग्नेश बृहस्पति है, अर्थात दोनों मीन लग्न। देखिए इसमें भी 12 नंबर है प्रथम हाउस में, यहाँ भी 12 नंबर है। तो पूरी की पूरी सारी राशियां वर्गोत्तम हो गई। जो जहां राशि है नवमांस में भी वही नजर आ रही है। सारी राशियां वर्गोत्तम हो गई हैं, तो सभी अच्छा फल देंगी। लेकिन लग्नेश की राशि का विशेष महत्व होता है। तो वो नवमांस में जो है वही लग्न में है। कभी कभी ये नुकसान का भी होता है कि अगर लग्न में कोई समस्या है तो नवमांस में वो सुधरती नहीं है, एज इट इज रह जाती है। तो ये एक नुकसान भी है। और फायदा यह है कि अगर लग्न में अच्छा है तो नवमांस में भी अच्छा ही रहे। तो यहाँ पे विषकुंभ योग बन रहा है लग्न में, तो ये एक समस्या है कि वो अपने आप नवमांस में भी ट्रांसफर। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे लग्न है राहु केतु, जो है आपके तीसरे और 9वें हाउस की एक्सिस पे हैं। राशियां 2 और 8। सूर्य शुक्र शनि मिथुन राशि में है, भाव 4 में। बुध गुरु पंचम भाव में कर्क राशि में है, और इसी तरह से अन्य ग्रह। यहाँ विंशोत्तरी महादशा वर्ष दी है। चंद्र में जन्म होने का मतलब है कि अब चंद्र की महादशा 10 वर्ष होती है। हो सकता है कुछ वर्ष पहले ही, जन्म के पहले ही पिछले जन्म में बीते रहे हों, इसलिए यहाँ पे 15/11/2012 तक चंद्र की महादशा चलेगी। विंशोत्तरी अंतरदशा दी हुई है। उस हिसाब से इस 2024 में जो दशा चल रही है वो है राहु की। तो राहु की दशा में हम लोग अंतरदशा दोनों स्टडी करेंगे। तो यहाँ अब ग्रहों का डिटेल दिया है कि लग्न तो भाई मीन है और पूरी की पूरी वर्गोत्तम है। सूर्य भी सम राशि में है, मिथुन में है, तो सम में ही है। और मिथुन भी वर्गोत्तम है। चंद्र शत्रु राशि में है, मकर राशि में है। मंगल शत्रु राशि में है, पर मंगल वर्गोत्तम है। तो पहली बात तो सारी राशियां वर्गोत्तम, फिर सूर्य वर्गोत्तम, फिर मंगल वर्गोत्तम। बुध शत्रु में है, अस्त है, नवांश है, उच्च है, क्योंकि चौथे में है ना। तो चौथा जो कर्क होता है वहां पे बुध शत्रु राशि होता है। वो चंद्रमा अर्थात मां को शत्रु मानता है। सूर्य के निकट होने के कारण वो अस्त है, और वो नवांश में वही उच्च में नजर आ रहा है। 6वीं राशि में नजर आ रहा है, जो कि उसकी स्वराशि भी है और उच्च राशि भी है। अब गुरु को देखते हैं।
ये चौथी राशि में है। गुरु बुध एक साथ में है। चौथी राशि में गुरु उच्च का हो जाता है। और लग्नेश, ये लग्नेश भी है, तो लग्नेश आपका उच्च होके बैठा है। और लग्नेश ये दोनों में है, नवांश कुंडली और बर्थ चार्ट में। शुक्र मित्र राशि में है, लेकिन अस्त है, और नवांश में ये भी उच्च हो गया। शनि मित्र में है। राहु केतु हमेशा स्व होते हैं, जिस राशि में होते हैं उसके गुण अख्तियार कर लेते हैं। तो अब चलिए मीन राशि के या मीन लग्न के आपके गुण, क्योंकि आपका लग्न बर्थ राशि जिसमें जन्म हुआ है वो है मीन। तो आप मीन लग्न के हैं और आपके गुण क्या होंगे? आपका कद मध्यम आकार का होता है एवं आप गौर वर्ण लिए होते हैं। इनकी नाक ऊंची तथा इनके केस घुंघराले होते हैं। ऐसे जातक चिंतन मनन करने वाले होते हैं। ये ईश्वर में भक्ति रखने वाले होते हैं एवं सामाजिक रूढ़ियों का कट्टरता से अनुपालन करते हैं। इस लग्न के लोग व्यवहारिक नहीं होते, बल्कि संवेदनशील एवं दूरदर्शी होते हैं। आशावादी और निराशावादी के विस्तृत स्वभाव वाले इस लग्न के जातक किसी एक मसले पर अपनी राय नहीं बना पाते। मीन लग्न में जन्मे जातक विलास प्रिय, सुख, शांतिमय और भोग विलास में जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। इस कारण वे आंख मूंद कर पानी की तरह रुपया खर्च करते हैं। ऐसे व्यक्ति कुशल कवि और लेखक होते हैं तथा इसमें उनको आनंद की प्राप्ति होती है। आप समय की कीमत को जानने वाले, सदा किसी न किसी काम में लगे हुए प्रतीत होंगे। आप बहुत सी बातों के जानने वाले और प्रायः सभी बातों की खबर रखने वाले होंगे। आप कीर्ति संपन्न, दक्ष, अल्पहारी, चपल और धन समृद्धि युक्त व्यक्ति होंगे। ऐसे जातकों की धन हानि शत्रु द्वारा तथा पारस्परिक राग द्वेष से होती है। ऐसे व्यक्ति समय समय पर साहस से काम लेते हैं और कभी कभी डरपोक भी हो जाते हैं। इन्हें नाटक, संगीत, चित्र, नाच तथा अन्य सलिल कलाओं में अभिरुचि तथा प्रेम होता है। बातचीत की कला में ये लोग माहिर होते हैं। इस लग्न के लोग विश्वासी और वफादार होते हैं। उन्हें आसानी से भ्रमित किया जा सकता है। इनका गैर व्यवहारिक स्वभाव गरीबी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। अब आपकी राशि मकर के गुण। देखिए, राशि अलग चीज होती है, लग्न अलग होता है। 12 में से सिर्फ एक केस होता है जब राशि और लग्न एक होती है। जब चंद्रमा प्रथम हाउस में बैठ जाए तो लग्न और राशि एक हो जाती है। पर बाकी के 11 केस में चंद्रमा अलग बैठा हुआ है, इसलिए चंद्र राशि जिसे हम राशि कहते हैं वो अलग होती है और लग्न अलग होता है। तो चलिए, इस कुंडली में लग्न तो मीन है, लेकिन चंद्रमा बैठा है मकर राशि में, तो राशि मकर हुई। तो मकर राशि के गुण देखिए क्या है। मकर राशि के जातक दुबले पतले शरीर के होते हैं और इनकी लंबाई औसत होती है। मकर राशि के जातकों को एक बारगी देखने पर यकीन नहीं होता कि ये लोग बड़े समूह या संगठन का सफल संचालन कर रहे हैं। मकर राशि के जातक आत्म केंद्रित होते हैं। मकर जातक स्वभाव से जिद्दी होते हैं। इसके अलावा मकर राशि के लोग अधिक महत्वाकांक्षी, गंभीर और अपने काम के प्रति समर्पित रहने वालों में से होते हैं। बचपन में इन्हें देखें तो लगता पता नहीं कब बड़े होंगे और कब अपने पैरों पर खड़े होंगे। लेकिन किशोरावस्था में अचानक तेजी से बढ़ते हैं और इतना विकास करते हैं कि अचानक युवा दिखाई देने लगते हैं। यह अवस्था भी इतने अधिक लंबे समय तक रहती है कि साथ के युवक अधेड़ दिखाई देने लगते हैं और इन पर जैसे अवस्था का असर ही नहीं दिखाई देता है। यह त्याग और बलिदान की राशि है। ये जातक मितव्ययी, नीतिज्ञ, विवेक, बुद्धियुक्त, विचारशील, व्यवहारिक बुद्धि वाले होते हैं। इनमें विशिष्ट संगठन चलाने की क्षमता होती है। असाधारण सहनशीलता, धैर्य और स्थिर प्रवृत्ति वाले इन्हें बड़ा संगठन खड़ा करने में मदद करती है। इन लोगों को उपहास से हमेशा भय लगा रहता है। इस कारण समूह में बोल नहीं पाते, अर्थात ये इंट्रोवर्ट होते हैं। ऐसे में लोग समझते हैं कि ये लोग अंतर्मुखी हैं। इस राशि का स्वामी शनि है। शनि अच्छा होने पर ये लोग ईमानदार, सजग और विश्वसनीय होते हैं। और शनि खराब अर्थात नीच का होने पर ठीक उल्टा होता है, अर्थात जब शनि मेष राशि में हो तो वो ठीक उल्टा होता है। तो ये बेईमान हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं और इनके ऊपर कभी विश्वास तो करना ही नहीं चाहिए यदि यह शनि मेष राशि का हो। आपका शनि खराब है क्योंकि ये शत्रु राशि में है। इन्हें एक साथी हमेशा साथ में चाहिए, तब इनका कार्य अधिक उत्तम होता है। इन जातकों में अहंकार, निराशावाद, अत्यधिक परिश्रम की कमियां होती हैं। क्योंकि शनि खराब है तो ये अवगुण आ गए। अब इस
स्पेशल कुंडली की कुछ विशेष बातें, आपकी कुंडली की कुछ विशेष बातें। आपकी कुंडली में विषकुंभ योग है। 27 योगों में ये पहला योग है। यह योग तब घटित होता है जब लग्न से केंद्र भाव, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम व दसम भाव में कोई शुभ ग्रह, जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, बुध या बढ़ते चंद्रमा नहीं होते हैं और सिर्फ पापी या क्रूर ग्रह होते हैं। तो विषुकुंभ योग के परिणाम दो तरीके के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। ज्यादातर नकारात्मक मिलते हैं। तो और दूसरी तरीके से विषुकुंभ योग बनता है जब चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो, शनि की ही राशि हो और चंद्रमा पापी हो, अर्थात शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से षष्ठी और कृष्ण पक्ष पे सप्तम से लेके सप्तमी से लेके अमावस के बीच में जब चंद्रमा होता है तो पापी होता है। तो पापी चंद्रमा मकर राशि में शनि के साथ बैठा है तो भी विषुकुंभ योग बनता है। पर यहां पे जो बन रहा है वो केंद्र में सारे क्रूर और पापी ग्रहों के कारण बन रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम सकारात्मक पक्ष पहले देखते हैं। यह योग एक ऐसे व्यक्ति का संकेत दे सकता है जो बुद्धिमान, रचनात्मक और आध्यात्मिक रूप से इच्छुक है। यह स्थान वित्तीय सफलता और समृद्धि के साथ साथ कला या रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रतिभा का भी संकेत दे सकता है। ये विजयी बनाता है, दूसरों पर विजय प्राप्त करने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, संपत्ति प्राप्त करने वाला, धनवान देता है। और नकारात्मक पक्ष इसका क्या है? विषुकुंभ योग भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कला से संबंधित संभावित चुनौतियों का भी संकेत दे सकता है। यह स्थिति ऐसे व्यक्ति को इंगित कर सकती है जो चिंता, अवसाद या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है, या आंखों, पैर या पाचन तंत्र से संबंधित संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का भी संकेत दे सकता है। विष योग की पीड़ा को कम करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का नित्य स्वेच्छानुसार जाप करना चाहिए। जिस जातक की ये कुंडली है उनको पैरों में और हाथों में समस्या है तो इसके मतलब उन पे नकारात्मक पक्ष जरूर ज्यादा आए हैं। और आप वो यहाँ देख सकते हैं, ये है कुंडली। और देख लिए केंद्र के भावों में एक शुभ ग्रह है शुक्र, लेकिन वो सूर्य के कारण अस्त हो गया है। बाकी सूर्य और शनि एक क्रूर है और एक पापी है। बाकी केंद्र में कुछ भी नहीं है। दूसरा, चंद्रमा मकर राशि में है तो लगभग दोनों ही चीजें पूर्ण हो रही हैं कि केंद्र में क्रूर और पापी और चंद्रमा शनि के साथ, क्योंकि वो शनि की राशि में। तो इस तरह से विषुकुंभ योग का निर्माण हुआ। अब और इस कुंडली में क्या है, आपका जन्म गंडमूल में नहीं हुआ, अतः गंडमूल की कोई समस्या नहीं है। तो गंडमूल का हम निकाल लेते हैं। अगर जन्म की राशि कर्क है, वृश्चिक है या रेवती नक्षत्र में हुआ है, अर्थात मीन में, अब जैसे मीन में है पर मीन के बाद की 6-7 डिग्री में हुआ होता तो गंडमूल की कुछ समस्या हो जाती, पर अभी इनका ऐसा नहीं है। आप आंशिक मांगलिक हैं, अतः आपका विवाह आंशिक मांगलिक से हो तो उत्तम है। आपका मंगल शत्रु राशिस्थ और वर्गोत्तम है, अतः यह एक व्यक्ति में शारीरिक शक्ति, साहस और योद्धा विशेषताओं को समाहित करता है। यह जातक को प्रसिद्धि, भूमि और संपत्ति, अधिकार और साहसी दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो आप देख लें, जब मंगल 12, 1, 4, 7 और 8 में होता है तो मांगलिक होता है। तो उस हिसाब से तो ये मांगलिक है। अब चंद्र राशि लगा के देखते हैं, 10 नंबर यहाँ पे तो 11वां आता है तीसरे हाउस में, तो मांगलिक नहीं है। अतः ये हाफ मांगलिक हुए या आंशिक मांगलिक हुए। तो इस कारण से इनको थोड़ी सी समस्या ये होगी कि शादी में भी आंशिक मांगलिक से होगी। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है। अब आप यहाँ कुंडली में देखें तो राहु केतु एक्सिस के लेफ्ट में भी ग्रह हैं और राइट में भी ग्रह हैं। इस कारण से काल सर्प योग नहीं बन रहा है। तो ना ही गंडमूल की समस्या है, ना ही काल सर्प दोष है, लेकिन आप आंशिक मांगलिक हैं।
आप वर्गोत्तम लग्न के हैं, यह होना शुभ होता है, क्योंकि आपका D1 चार्ट और D9 चार्ट अर्थात बर्थ चार्ट और नवमांश चार्ट दोनों में ही 12 नंबर की राशि प्रथम हाउस में लगी है। तो आप वर्गोत्तम लग्न के हैं, यह होना शुभ होता है, यानी कि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में जो राशि है, वही राशि आपकी नवमांश कुंडली के पहले भाव में है, तो यह वर्गोत्तम लग्न कहलाता है। ऐसे जातक मन से और शरीर से बेहद धीरे-धीरे बेहद बलवान होता जाता है। धीरे-धीरे, शुरुआत में नहीं हो रहा। धीरे-धीरे बेहद बलवान होता जाता है। इसे वैदिक ज्योतिष में बहुत शुभ माना जाता है। आपका लग्नेश गुरु है, अतः यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएँगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि इसमें गुरु कर्क राशि में बैठा है अर्थात उच्च का होके बैठा है और साथ में लग्नेश भी है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी, यदि ये चाहते हैं। और शिक्षा में भी अगर ये धर्म की शिक्षा लें तो अति उत्तम होगा। आपका सूर्य मिथुन राशि में वर्गोत्तम है, तो यह संचार, बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा पर जोर देने का संकेत दे सकता है, क्योंकि सूर्य कहाँ पे है? तीसरी राशि मिथुन राशि में। और वर्गोत्तम है, तो इसके मतलब सूर्य आपको शक्ति दे रहा है। लेकिन बुध की राशि है, तो बुध अपना कैरेक्टर ज़रूर देगा, वो है संचार की व्यवस्था। बुध संचार का स्वामी है, तो आप बातचीत, आप स्पीकर बहुत अच्छे बन सकते हैं। आप धर्माचार्य गुरु बन सकते हैं। आप जिसे हम ओरेटर कहते हैं। या अगर आप जॉब करते हैं, तो कम्युनिकेशन की फील्ड में जॉब कर सकते हैं। बुध बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, इसलिए आप बहुमुखी प्रतिभा होगी। इस स्थिति वाले व्यक्तियों में तेज दिमाग होता है, स्पष्ट भाषण और विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। उनमें जिज्ञासा की प्रबल भावना और लगातार सीखने के नए विचारों की खोज करने की इच्छा भी प्रकट होती है। अब हम हाउस वाइज़ यहाँ पे स्टडी करेंगे, एक-एक हाउस को स्टडी करेंगे। हाउस नंबर 1, 10 यहाँ पर मीन तथा धनु राशि देखिए, हाउस 1 और 10 स्टडी करने का मेन कारण ये है कि यहाँ पे 9, 12 जिनका एक ही स्वामी है। तो हम जब हाउस 1 से शुरुआत करते हैं, तो देखते हैं ग्रुप में 2-2 हाउस 2-2 राशियों का एक ही स्वामी होता है। तो अगर उसका दूसरी राशि कहाँ है हम ये देखते हैं। जैसे 12 नंबर एक हाउस में लगी है, तो इसका स्वामी गुरु हुआ। तो गुरु की दूसरी राशि धनु 9 नंबर कहाँ पे है? वो है 10वें हाउस में। तो 1 और 10 दोनों हाउस एक साथ स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के फल गुरु देगा पंचम भाव में बैठ के। यहाँ पे गुरु पंचम भाव में बैठा, कर्क राशि में उच्च होके। तो इन दोनों के फल उच्च मिलेंगे आपको। ये देखते हैं हाउस नंबर 1, 10 यहाँ पर मीन तथा धनु राशियाँ हैं, जिनका स्वामी गुरु उच्च होकर पंचम भाव में बैठा है। अतः यह आपके लिए शुभ है और आपका व्यक्तित्व गुरु के ही जैसा बड़ा, शरीर गुरु के ही जैसा जैसा सोच और आपका व्यवसाय भी शिक्षा के क्षेत्र में। तो दोनों चीज़ें हमने बता दी। 12-9 का मालिक स्वामी गुरु। गुरु बैठा पंचम भाव, पंचम भाव शिक्षा का क्षेत्र है। बुध के साथ बैठा है तो बुद्धिमान भी होगा, लेकिन बुध अस्त है तो बुद्धि एवरेज होगी, औसत होगी। प्रथम हाउस होता है आपका व्यक्तित्व, आपका सोच का शरीर, तो गुरु के जैसा होगा, शरीर बड़ा होगा, सोच आपकी बड़ी होगी और आप बुद्धिमान होंगे गुरु की कृपा, बुध की कृपा से। लेकिन थोड़े से कम, अस्त होने के कारण। इसी तरह से आपका कार्य क्षेत्र का कोई 10वाँ हाउस कार्य क्षेत्र है आपका, आपका करियर है, वहाँ पे धनु राशि है, उसका भी स्वामी गुरु ही है, उच्च है, तो आपका करियर भी उच्च होगा। गुरु का नेचर होता है गुरु की तरह, शिक्षा की तरह, धर्मोपदेश देना, तो आप धर्म की शिक्षा में जा सकते हैं, धर्म की शिक्षा ले सकते हैं या कोई उच्च शिक्षा ले सकते हैं। अब चाहते हैं हाउस 2-9 नेक्स्ट हाउस है 2nd, इसमें 1 नंबर की राशि है, तो इसका स्वामी मंगल हुआ। मंगल की दूसरी राशि 8वीं नंबर राशि होती है वृश्चिक। तो 1-8 दोनों स्टडी करेंगे। ये 2nd हाउस है और ये 9वाँ हाउस है। तो 2nd और 9वें हाउस को हम एक साथ स्टडी करेंगे। 2nd हाउस क्या होता है? संचित धन, संचित ज्ञान। 9वाँ हाउस होता है आपका भाग्य भाव, आपका धर्म। तो इन दोनों का स्वामी मंगल हो गया, मंगल की राशियाँ लगी हैं। अब मंगल बैठा कहाँ है? उच्च होके 11वीं राशि में। यहाँ मेष तथा वृश्चिक राशियाँ हैं जिनका स्वामी मंगल शत्रु राशि में बैठा है, इसलिए फल कम हो जाएगा। पर वर्गोत्तम होकर बैठा है। क्यों? क्योंकि नवमांश और लग्न चार्ट दोनों में ही वो सेम पोज़ीशन पे है, सेम राशि में है, इसलिए वर्गोत्तम हो गया, इसलिए फल वो बढ़ा देगा। तो एक तरफ तो कमज़ोर हो रहा है शत्रु राशि से, लेकिन एक तरफ मजबूत भी हो रहा है, वर्गोत्तम होने के कारण। तो वर्गोत्तम ज़्यादा बड़ी चीज़ है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे फल देगा। तो आपके पास संचित धन, संचित ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी। थोड़ी बहुत कमी हो सकती है क्योंकि शत्रु राशि में है।
तो यहाँ मेष तथा वृश्चिक राशियाँ जिनका स्वामी मंगल शत्रु राशि में वर्गोत्तम होकर बैठा है, अतः ये आपको शुभ फल ही देगा। इसके कारण आपका धन संचय बढ़ेगा, आप धार्मिक स्वभाव के होंगे और धर्म के काम करने से आपका भाग्य का उदय होगा। हाउस नंबर 3 8, ये हाउस नंबर 3 है और हाउस नंबर 8, ये क्योंकि यहाँ पे 2 और 7, 2 का मालिक, 2 का स्वामी शुक्र और शुक्र 7 का भी है। 2 नंबर राशि वृष, 7 नंबर तुला, तो वृष और तुला का स्वामी शुक्र हुआ। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। हाउस नंबर 3 और 8 को, जहाँ पे 2 7 वृष और तुला राशि है, उनका स्वामी शुक्र जो कि अस्त है। कहाँ बैठा है? सूर्य के साथ, शनि के साथ में 3 नंबर, बुध की राशि में। बुध उसका मित्र है, अर्थात वो मित्र की राशि में है। बस एक ही समस्या है कि वो सूर्य के कारण अस्त हो गया है, तो फल भी अस्त हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो यहाँ वृष तथा तुला राशियाँ हैं जिनका स्वामी शुक्र अस्त होके मित्र राशि में चौथे भाव में बैठा है, अतः आप कम पराक्रमी होंगे। देखिए कम हो गया, क्योंकि दूसरा भाव पराक्रम का है, वो कम हो गया। भाई-बहनों से भी संबंध भी कम अच्छे हों और आपको विभिन्न तरह की बीमारियाँ लगती रहेंगी, क्योंकि 8वाँ हाउस आपको रोग भी देता है, आपकी आयु कम करता है रोगों के कारण, बहुत सारी और समस्याएँ देता है, दुर्घटनाएँ देता है। तो ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। तो क्योंकि शुक्र आपका अस्त है, तो अगर आप शुक्र मंत्र का जाप करें, डेली करें, ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का स्वेच्छानुसार जाप आपको विभिन्न बीमारियों से, दुर्घटनाओं से बचाएगा। अब हम लोग हाउस 4-7 पढ़ेंगे। हाउस नंबर 4 एंड हाउस नंबर 7। इसका कारण है 3 और 6 राशियाँ यहाँ लगी हैं। 3 मिथुन, 6 कन्या, इन दोनों का स्वामी बुध, इसलिए दोनों को साथ में पढ़ेंगे। तो मिथुन और कन्या राशियाँ यहाँ इस जातक के चौथे और 7वें भाव में है। चौथा भाव माता का घर है, सुख भाव है, हर तरीके के सुख, वाहन सुख, मामा का घर है, मामा का प्यार है, खेती-बाड़ी इत्यादि है। जो 7वां हाउस है जहाँ उस 6वीं राशि लगी है, कन्या राशि, वो हमारा चितोत्य है, वैवाहिक सुख है, विवाह का हाउस है। तो इनका बुध भी अस्त है, इन दोनों का स्वामी बुध अस्त है, तो यहाँ पे भी कमी हो गई। ऊपर से बुध को नपुंसक ग्रह माना जाता है और उसकी स्वराशि और उच्च राशि 6 होती है और साथ में वो अस्त भी है। तो वैवाहिक जीवन इनका कहीं न कहीं नपुंसकता के कारण चौपट हो सकता है, या तो हो सकता है शादी ही ना हो, या अगर होती भी है तो ये समस्या, क्योंकि वैवाहिक सुख के लिए तो भाई वो बहुत ज़रूरी है। बुध अस्त है तो 3 नंबर की राशि में माता के घर का सुख भी इनको कम ही मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं 4-7 हाउस का फल। तो यहाँ पर मिथुन तथा कन्या राशि है जिनका स्वामी बुध अस्त होके पंचम भाव में गुरु के साथ बैठा है, अतः आपको माँ के घर का सुख, मामा, मित्र, बंधुओं का सुख कम मिलेगा। आपको वैवाहिक सुख या तो कम मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं। कारण इसका नपुंसकता हो सकता है, क्योंकि बुध को हम नपुंसक मानते हैं, बुध ग्रह नपुंसक है। और 6 में उसका ये व्यक्तित्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आके वो स्वराशि के साथ उच्च भी हो जाता है और 6 नंबर की राशि ही लगी है 7वें। अब हाउस नंबर 4, 5वें हाउस में 4 नंबर राशि लगी है। अब इसको 2 एक साथ नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि इसका जो 4 नंबर अर्थात कर्क का स्वामी चंद्र है, वो एक ही राशि का स्वामी है, 2 का नहीं। इसीलिए हाउस 4 को अकेले पढ़ेंगे। यहाँ पर कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्र शत्रु राशि में बैठा है। देख लीजिए चंद्रमा कहाँ बैठा है, मकर में बैठा, तो शत्रु राशि। शनि की राशि उसके लिए शत्रु की राशि है। अतः आपकी शिक्षा बाधित होगी। अब देखिए फल मिलना कम हो गया, क्यों? शत्रु राशि में बैठे। पर यह गुरु, यहीं पर आप ध्यान दें तो गुरु उच्च का भी बैठा है, तो चंद्रमा को गुरु सपोर्ट कर। अतः यदि आप धर्म की शिक्षा लें तो शिक्षा पूर्ण और अच्छी होगी। तो अगर थोड़ा-सा आप परिवर्तन कर दें, शिक्षा आप नॉर्मल ना लेके गुरु से संबंधित धार्मिक शिक्षा लें, तो ये ज़रूर पूर्ण होगी और अच्छी तरह से संपन्न होगी, अच्छी होगी। जहाँ तक बुद्धि की बात है, तो चौथे हाउस में बुध अस्त होके बैठा, तो आप औसत बुद्धि के हैं। हाउस नंबर 5
यहाँ पे भी हम अकेले एक हाउस को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ 5 नंबर अर्थात सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य है और सूर्य की एक ही राशि होती है, 2 नहीं, इसलिए एक ही हाउस एक बार में पढ़ेंगे। तो यहाँ सिंह राशि है जिसका स्वामी सूर्य दुश्मनों के साथ बैठा है। देख लीजिए सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य बैठा है शुक्र और शनि। तो सूर्य बैठा है राक्षसों के साथ, खुद है देवता, तो उसको हो रही पीड़ा। तो इस तरह से और सूर्य की राशि कहाँ लगी है? रोग भाव में लगी है। तो ये राशि रोग भाव ग्रसित हो गई। सूर्य बचा सकता था यदि उच्च का होता या स्वराशिस्थ होता या अच्छे मित्र राशि में बैठा होता, लेकिन यहाँ तो समस्या हो गई। अब सिंह राशि पेट की स्वामी होती। अगर राशियों के अंग को जो मेरा वीडियो है वहां पे आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि सिंह राशि का जो अंग है वो है पेट। तो अब इस जातक को पेट की बीमारियां लगी रही, आजीवन लगी रही, पेट से वो कमजोर होगा। तो हाउस 11-12 आप पढ़ते हैं क्योंकि लगभग इधर के सारे हाउस हो गए। अब हाउस 11-12 एक साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि हाउस 11-12 में 10 और 11 राशि है मकर और कुंभ और उनका स्वामी एक ही होता है वो है शनि। तो शनि महाराज देखेंगे वो कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं बुध के राशि में। बुध उनका मित्र है तो साथ मित्र राशि में है और शुक्र भी उनका मित्र है। तो यहाँ पे शनि महाराज अपने अच्छे फल देंगे। तो यहाँ मकर तथा कुंभ राशियां जिनका स्वामी शनि मित्र राशि में बैठा है, अतः आपकी आय काफी देर से। अब वो अपने अच्छे फल भी देंगे तो किस तरह से? शनि तो देर से सब चीज देते हैं, तो धन भी देर से देंगे। धर्म के कार्य से शुरू होगी। पर अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं तो वो इसको स्पीड बढ़ा सकते हैं, आपको जल्दी भी दे सकते हैं क्योंकि धार्मिक कार्यों से वो खुश होते हैं, न्याय के देवता हैं। आपके धन का अब हम 12वां हाउस बता रहे हैं क्योंकि वो व्यय हाउस है। अब व्यय हाउस पे 11 नंबर राशि लगी है। अब 11 का स्वामी शनि बैठा है तीसरी राशि में और तीसरी राशि होती है मिथुन। वो किन अंगों का प्रतिनिधित्व करती है? भुजाओं का। तो अर्थात व्यय किन चीजों पे होगा? भुजाओं के इलाज में। तो आप यहाँ देख लें, आपके धन का व्यय आपकी भुजाओं के इलाज पर होगा। मतलब भुजाओं से संबंधित समस्या होगी, मैंने पहले ही बताया था विषकुंभी हो गया। तो अब मित्रों इस चीज को कंफर्म करते हैं स्वामिस्ट्री से, क्योंकि वो कुंडली तो समय के साथ बनती है, जन्म के साथ बनती है, आजीवन एक ही रहती है, पर हाथ पे रेखाएं बदलती रहती हैं। ये भगवान की दी हुई कुंडली है, तो इससे मिलान करना बहुत जरूरी है। तो अब आप यहाँ देख लें कि जातक का हाथ है, जीवन रेखा स्पष्ट बता रही है कि शुरू से ही द्वीप छोटे छोटे नजर आ रहे हैं और 7वें साल से लेकर 14वें साल तक, बल्कि 20वें साल तक, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटर मानते हैं, यहाँ पे स्केल रखें और दूसरा सिरा स्केल का यहाँ रखें तो सीधे ये 7 साल काटेगा। 14 साल, फिर ये 21 साल। 21वें साल इन रोगों से इनको मुक्ति मिल जाएगी। 14 से 21 के बीच में इनको बहुत ज्यादा समस्या आई। देखिए बड़े बड़े द्वीप बने, उसके पहले छोटे छोटे थे, लेकिन जन्म से ही लेके 21वें वर्ष तक इनको बड़ी समस्याएं रही। उसके बाद जीवन पूर्ण है, कोई समस्या नहीं। इनका भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से है, तो इसके मतलब इनका भाग्य का उदय चंद्र अर्थात जल से संबंधित किसी कार्य से होगा या जल पार के देशों से होगा। समुद्रिक यात्रा के बाद दूर के देशों में होगा। भाग्य की रेखा काफी दूर तक सीधे है, फिर थोड़ा सा टूटी फूटी टेढ़ी है, लेकिन पहुंच रही है पतली होके, हल्की होके बृहस्पति के भाव पे। बृहस्पति इनका उच्च है, तो आप ये समझ लीजिए कि भाग्य इनका साथ देगा, अच्छा देगा। अब भाग्योदय जल पार के देशों से या जल के संबंधित किसी कार्य से होगा। इनका मस्तिष्क औसत है और संवेदनशील है। इनकी हार्ट लाइन या आप कहते हैं हृदय रेखा वो अच्छी है, काफी चौड़ी है। तो ये काफी भावुक, अच्छे नेक इंसान होंगे। शनि पर कई क्रॉस नजर आ रहे हैं, इसलिए इनको जिंदगी में कई बार चोट चपेट रोग लगते रहेंगे। इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। शनि पे अगर क्रॉस होते हैं तो वो दुर्घटनाओं को भी बताते हैं। तो एक तो
क्रॉस यहाँ बना हुआ है आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में, फिर ऊपर चल के भी एक क्रॉस बना है। तो जातक को समस्याएँ आती रहेंगी दुर्घटनाओं और रोग के कारण। तो उसमें हमने बताया है क्योंकि इनका शुक्र अस्त है, बुध अस्त है, तो शुक्र मंत्र का जाप करें, तो इससे इनको लाभ होगा। और शनि मंत्र भगवान शिव का भी जाप करें तो विषकुंभ योग भी कम। तो चलिए हाथ के बारे में हम देख लिए हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बचपन से लेके 20 साल तक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या, उसके बाद 21वें वर्ष से पूर्ण आयु तक कोई समस्या नहीं। गुरु पर्वत पर क्रॉस आता है, इनकी जिंदगी में ऐशो आराम बने रहेगा। एक क्रॉस यहाँ इनका गुरु पर्वत पे भी है, जो कि इनके लिए शुभ है, क्योंकि क्रॉस सब अशुभ फल देते हैं, सिर्फ एक ही जगह शुभ देते हैं, वह है गुरु पर्वत। भाग्य रुखा पूर्ण रहता है, जिंदगी अच्छी चलती रहेगी। औसत दिमाग है इनका, भाग्योदय समुद्र पार दूर के देश से होने के चांस हैं। दिल से बहुत साफ सुथरे और नेक इंसान होते हैं। अब न्यूरोलॉजी का भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मूलांक, भाग्यांक, नामांक, स्तुपांक, शुभांक नाम हमने इसमें नहीं दिया है, इसलिए ये आप मेरे वीडियो जो न्यूमरोलॉजी पे है, अंक ज्योतिष पे बनाए हैं मैंने, कि मूलांक कैसे निकालते हैं, भाग्यांक, नामांक, स्तुपांक, शुभांक कैसे निकालते हैं, किसी भी नाम, किसी भी बर्थ का, वो आप सीख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मूलांक 15 अर्थात 6 आया, भाग्यांक 9 आया, तो 6 वीनस शुक्र होता है, भाग्यांक 9 अर्थात मार्स होता है, और नामांक इनका 8 आ रहा है, स्तुपांक 9 आ रहा है, और शुभांक 5 आ रहा है। तो देखिए नंबर अलग-अलग आ रहे हैं, 6, 9 का 8 से संबंध नहीं है, 9 का 5 से संबंध नहीं है, पर 6, 9 और 9 का आपस में संबंध है, क्योंकि 3, 6, 9 मित्र राशियां। तो यहाँ पे यदि इनका नाम का परिवर्तन कर दिया जाए, जो कि हमने इस जातक को बताया भी है, तो आप ये समझ लीजिए कि इनको बहुत फायदा। तो आपके लिए 9 नंबर बहुत लगी है, यदि आप एक्स वाई जेड में से इनका नाम है, जो कि मैं नहीं बता सकता, तो ये एक्स वाई जेड में से ई हटा दें, तो योग 3 आ जाएगा, जो कि इनके लिए शुभ है। स्कूल में एक्स वाई जेड रहने दीजिए, स्कूल में अपना वही नाम रहने दीजिए, आधार में भी वही नाम रहने दीजिए, लेकिन जनरल यूज में हर जगह आप अपना वो वाला नाम लिखिए जो मैंने यहाँ पे बताया है, परिवर्तित करके, जिससे कि वो 6 और 9 के अनुकूल हो जाए नाम आपका, तो आपका नाम, आपकी ख्याति बढ़ जाएगी। तो यदि आप एक्स वाई जेड नाम यूज करना चाहते हैं, तो ये ठीक रहेगा, जो नाम मैंने बताया है। क्योंकि इसका नामांक 3 जुपिटर है, जुपिटर आपका उच्च है, तथा स्तुपांक 2 अर्थात मून आ रहा। मून आपका क्या है? मून भी आपके लिए अच्छा फल दे रहा है, जो कि मूलांक 6 और भाग्यांक 9 के मित्र हैं। अतः कुंडली में इनका जुपिटर उच्च का है तो भी सपोर्ट कर। तो इस तरह से जो हमने इनको नाम बताया है, उस नाम को अगर जनरल यूज में लेते हैं तो इनका भाग्योदय होगा और इनको बहुत फायदा होगा। तो न्यूमरोलॉजी में एक ये फायदा है कि आप चीजें बदल सकते हैं, और उसको बदलने से आपको बहुत फायदा होते हैं। आपने सुना होगा फ़िल्म इंडस्ट्री में लोग बदल के नाम रखते हैं, जिसके कारण से उनकी फ़िल्में हिट हो जाती हैं। तो अब मूलांक क्योंकि इनका आ रहा है 9, तो मूलांक 9 क्योंकि इनका 9 नंबर कई बार रिपीट हुआ है, तो मूलांक 9 के गुण क्या है? इस अंक का अधिष्ठाता मंगल है, इसलिए किसी भी अंग्रेजी तारीख को पैदा होने वाले व्यक्ति का मूल अंक 9 होगा। जैसे 9, 18, 27, 9 मूल अंक वाले व्यक्ति साहसी तथा संघर्षशील होते हैं और कठिनाइयों से जूझकर सफलता प्राप्त करते हैं, परंतु उनके स्वभाव में उग्रता तथा जल्दबाजी होती है। यदि उन्हें 9 मूल अंक वाली तारीखें या 9 मूल अंक वाले जीवन के वर्ष 9, 18, 27 विशेष महत्वपूर्ण जामें, तो समझिए कि उनका जीवन काफ़ी संघर्षमय रहेगा और उनकी आवश्यकता से अधिक शत्रु होंगे। ऐसे व्यक्ति पुलिस, फौज आदि साहस के कार्य में विशेष सफल होते हैं। इन्हें सब प्रकार की दुर्घटनाओं से विशेष सतर्क रहना चाहिए। अपने घर में तथा बाहर भी झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि 9 मूल अंक वाले को शीघ्र क्रोध आ जाने से वह झगड़ा करने पर आमादा हो जाता है। यह लोग असहिष्णु होते हैं और अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इन लोगों में प्रबंधन शक्ति अच्छी होती है, प्रेम पात्र के लिए सब कुछ बलिदान कर सकते हैं। यदि कोई स्त्री इनसे प्रेम का अभिनय करे तो इन्हें काफ़ी बेवकूफ़ बना सकती है। इस कारण इन्हें इस ओर से सावधान रहना चाहिए। इन्हें 9 के अतिरिक्त 3 तथा 6 का अंक भी शुभ होता है, और मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र शुभ होते हैं। लाल और नारंगी रंग शुभ होता है, इसलिए सर्वप्रथम तो इन्हें किसी भी महीने
कि 9 या 18 या 27वीं तारीख महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुननी चाहिए। यदि उस दिन मंगलवार का दिन पड़े, तो और भी अच्छा है। विशेषकर यदि 21 मार्च से 27 अप्रैल तक या 21 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, इस बीच में 9, 18 या 27 तारीख हो, तो मंगलवार का योग हो, तो विशेष श्रेयस्कर है। तो मित्रों, इस जातक का जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था, यहाँ पे मीन लग्न का संपूर्ण फलादेश बताने की मैंने कोशिश की है। पसंद आया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।